बड़ी खबर है, भारत का पाक चीन को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी ना करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा। दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। तो यहां पर दो टूक सीधी सीधी भारत की पाकिस्तान को भी और चीन को भी कि आप दखलंदाजी ना करें कश्मीर पर। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को कहते हुए नजर आए कि कश्मीर अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। किसी भी तरीके की कोई भी दखलंदाजी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर दो टूक करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया। दोनों देशों ने कहा था, आज जिस तरीके से वो जिक्र करते हुए नजर आए कि मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। तो विदेश मंत्री की एक बार फिर से पाकिस्तान को भी और चीन को भी दो टूक। देखिए, भारत ने चीन और पाकिस्तान के नवीनतम संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर यहां पर बयान दिया है। अनुचित संदर्भों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं, रहे हैं और हमेशा रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच बातचीत हुई और 7 जून को बीजिंग में संयुक्त बयान जारी किया गया था। भारत ने संयुक्त बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी उल्लेख किए जाने की आलोचना की और कहा कि नई दिल्ली भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए किसी भी कदम के लिए किसी भी अदृढ़ता से विरोध करता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई और कहा गया कि जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी ना करें। तो देखिए, भारत का पाक चीन को करारा जवाब और किस तरीके से एक बार फिर से साफ संदेश दिया गया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। तो वहीं पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 महीने तक किराए में 50% की छूट रहेगी। राजा भोज एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। कल वो तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। पर्यटन के क्षेत्र में हवाई सेवा शुरू करने वाला पहला प्रदेश बना है एमपी। वंदे भारत से कम किराए में हवाई सफर का मजा आप ले सकेंगे। और सोचिए कि जिन लोगों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वैसे आजकल हर कोई घूमने फिरने का शौकीन है, और ऐसे में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जब शुरू हो गई है तो आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि वंदे भारत से भी कम, यानी कि वंदे भारत ट्रेन से भी कम किराया इसमें लगेगा। यानी कि अब आप कम पैसों में सस्ते में एक अच्छा सफ़र घूमना फिरना कर सकते हैं। और शुरुआत के 1 महीने पर अगर आप सफ़र करते हैं तो फिर आपको 50% छूट भी मिलेगी। प्रिया, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 25 जून तक नाम का प्रस्ताव किया जा सकेगा। अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव देखना होगा कि आखिरकार कौन से नाम सामने आते हैं। और कहा जा रहा है कि जो एनडीए के घटक हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के इस अहम पद के लिए चुनाव होने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 जून से दरअसल जो संसद का सत्र है उसकी शुरुआत होने वाली है। ये लोकसभा के लिए। राज्यसभा की बात करें तो 27 जून से शुरुआत होगी। 3 जुलाई तक दोनों हाउसेस चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले क्या होगा, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जो नए निर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। अब स्पीकर को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ओम बिरला ने शानदार तरीके से सत्र का संचालन किया है। स्पीकर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। स्पीकर का पद बहुत अहम होता है राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि स्पीकर के फैसले इन दलों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जो भी पार्टी है वो चाहती है कि कम से कम स्पीकर उनका बने। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी वहां पर है, 240 सांसद जीत करके आए। ऐसे में स्पीकर के पद को लेकर के अब देखना होगा कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं। क्या ओम बिरला को एक बार फिर से मौका मिलता है? बीच में डी पुरंदेश्वरी का नाम भी सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीतिक के तौर पर आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनको स्पीकर की जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं वो अब सिर्फ कयास है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से किस नाम को आगे किया जाता है स्पीकर के तौर पर। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से जुड़ी हुई। अब जल्द मिल सकती है जल संकट से राहत राजधानी वासियों को, ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हरियाणा के मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया है। 2394 क्यूसेक का पानी छोड़ दिया गया है
और इसके बाद अब उम्मीद है कि दिल्ली वासियों को, राजधानी वासियों को जो पानी की किल्लत थी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उससे राहत मिल सकेगी। दो इसके बड़े कारण हैं दिल्ली में पानी का जो संकट बार बार हर गर्मियों में देखने को मिलता है। पहला तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पानी की डिमांड ज़्यादा और कहीं ना कहीं पानी की कमी। दूसरा ये कि अपना कोई स्रोत दिल्ली के पास नहीं है। दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है, चाहे वो हिमाचल हो या फिर हरियाणा हो। बीच में बयानबाजी बहुत हुई दिल्ली में, दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को घेरा गया और कहा गया कि वहां से पानी हम तक नहीं पहुंच रहा है। और अब इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हुआ, कहा कि आप लोग मिल बैठकर बातचीत करिए और जो अतिरिक्त पानी है वो आप दिल्ली भेजिए। अब मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया है। हरियाणा की मुनक नहर से 2394 क्यूसेक का पानी छोड़ दिया गया है। अब उम्मीद है कि दिल्ली वासियों को जल संकट से राहत मिल जाएगी। दिल्ली में जल संकट और आतिशी ने जायजा लिया है। राजधानी में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यमुना के किनारे जल संकट को लेकर जायजा लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आई, कहा कि अवैध टैंकर रोकने की जरूरत है। और देखिए जिस तरह से टैंकर माफिया इस वक्त उन्हें लेकर जो खबरें सामने आ रही है, टैंकर माफिया की वजह से लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और अलग अलग तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई, किस तरह से टैंकर पहुंचता है और लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। टैंकर पर टूट पड़ते हैं क्योंकि पानी की किल्लत काफी ज्यादा है और ऐसे में लोगों का भी गुस्सा सातवें आसमान पर है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर आ रही कि पानी की वजह से किस तरह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये अखबारों में भी इसका जिक्र है। जल मंत्री ने मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क का निरीक्षण किया है, दिशा निर्देश दिए हैं। जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण जारी है और जल मंत्री ने राजस्व विभाग और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ अक्षरधाम स्थित सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दक्षिणी दिल्ली तक पानी पहुंचने वाली मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क का निरीक्षण किया है और इस दौरान दिशा निर्देश दिए। शहर भर में पेट्रोलिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। तो देखिए, ताकि किसी तरीके से कोई भी घपलेबाजी ना हो और दिल्ली वासियों तक पानी पहुंचाया जा सके, ये कोशिश दिल्ली सरकार की इस वक्त है। दिल्ली जल संकट का पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से सवाल पूछा, हिमाचल प्रदेश ने पानी छोड़ा या नहीं। हम गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं तो हम तुरंत कहते हैं कि इसमें दखल नहीं देंगे। आप देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बताइए आपने पानी छोड़ा या नहीं। जैसे कि हम पहले आपको बता रहे थे कि पहले हिमाचल प्रदेश की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास तो 137 क्यूसेक पानी है, हम ये अतिरिक्त पानी हम छोड़ देंगे, दिल्ली वालों को पानी मिल जाएगा, उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद हरियाणा की तरफ से कहा गया कि पानी आया ही नहीं तो हम कहाँ से दें। दिल्ली ने कहा कि क्या हो रहा है। राजनीति खूब इस पूरे मामले पर हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि बताइए आपने पानी दिया या नहीं। यू टर्न ले लिया हिमाचल प्रदेश ने और कहा कि भाई देखिए हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है, तो फिर हम अपना स्टेटमेंट वापस देते हैं। देखिए इस पूरे मामले में हिमाचल की तरफ से एक बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली को पानी देने से अब इनकार कर दिया गया है। एक दिन पहले आपको याद होगा कि हिमाचल की तरफ से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त पानी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हिमाचल ये सुनिश्चित करे कि वहाँ पर पानी पहुँच जाए दिल्ली को और हरियाणा इसमें अहम भूमिका निभाए। उसके बाद हिमाचल की तरफ से ये भी कहा गया कि हम इसके बदले पैसे लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल ये कह रहा है कि हमने तो भाई पानी छोड़ दिया है पहले से ही, इसी वजह से दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना जल बंटवारे का जो मुद्दा है वो बहुत जटिल है, हमारे पास इसको लेकर के कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली सरकार को ज़रूर कहा कि वो बोर्ड के पास जाए और वहाँ पर अपने मुद्दों को रखे, जिसका जिक्र है तमाम न्यूज़पेपर्स में। मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर में जो पेज नंबर 2 है, यानी कि जो दिल्ली फ्रंट पेज है, उसमें इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर भी यहाँ पर दी गई और बाकायदा कोट किया गया है कि हिमाचल ने झटका दिया, कहा दिल्ली के लिए हमारे पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का हलफनामा देने के बाद हिमाचल प्रदेश ने दरअसल यू टर्न ले लिया और कहा कि पानी हमने नहीं छोड़ा है। उसके बाद अतिरिक्त पानी नहीं है, ये भी बात कही गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप जल आपूर्ति के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि जो पूरा मामला है वो बहुत जटिल है। दिल्ली का कोई अपना जल स्रोत नहीं है, वो पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। अमूमन दिल्ली में ऐसे हालात हो जाते हैं, आपको याद होगा कि चाहे वो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो या फिर गर्मी के वक्त ये जो नदी में जलस्तर जो घटने लगता है, इसके लिए दूसरे राज्यों को दिल्ली सरकार जिम्मेदार ठहरा देती है। और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार को कहा गया कि आप बोर्ड का रुख करें।
और वहीं अब मध्य प्रदेश को पानी सप्लाई करेगा उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव का अनुरोध था, उसको स्वीकार कर लिया गया है। जमरार बांध से टीकमगढ़ को अब पानी मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव की तरफ से अनुरोध किया गया था और जिसे सीएम योगी ने स्वीकार कर लिया है। और अब मध्य प्रदेश को पानी सप्लाई करेगा उत्तर प्रदेश। जमरार बांध से टीकमगढ़ को अब पानी मिलने लग जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, मनोज जरांगे ने रद्द किया अपना आंदोलन, सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, कहा आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो रखेंगे राजनीति में कदम। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि वो फिर से आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं और राजनीति में कदम रखेंगे, राजनीति में आएंगे मनोज जरांगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये कहा गया है कि मनोज जरांगे जिस आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, अब वो उन्होंने आंदोलन रद्द कर दिया है और सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई है तो राजनीति में वो कदम रखेंगे। आपको याद होगा कई दफ़ा वो मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, उनकी बातचीत भी होती है लेकिन वो बातचीत कहीं पर अटक जाती है, जिस वजह से उसमें एक निर्णय नहीं लिया जाता। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को नहीं माना तो 1 महीने में राजनीति में अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो राजनीति में आ जाएंगे। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में जो फैसला है वो सुनाया जाता है, क्योंकि आप देखिए ये पूरा मामला हेमंत सोरेन की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला इस पूरे मामले में सुरक्षित रख लिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या फैसला हेमंत सोरेन पर कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, ये देखना होगा। सेना की जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला है, अब उन्हें राहत मिलेगी या फिर मुसीबत बढ़ेगी वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मुंबई और पुणे में ईडी ने 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ऑनलाइन सट्टेबाजी के 19 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। ईडी ने 8 करोड़ रुपए डिजिटल उपकरण इस दौरान बरामद किए हैं। आईपीएल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर सट्टेबाजी का ये पूरा मामला और सब छापेमारी के बाद एक हड़कंप मच गया। मुंबई में, पुणे में एक साथ 19 ठिकानों पर ये छापेमारी और इसमें करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, 8 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए हैं। हो सकता है कि ये जो दायरा है छापेमारी का वो और बढ़े, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ और इसमें खुलासे होंगे। कुछ दस्तावेज भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो 8 करोड़ रुपए डिजिटल उपकरण के साथ साथ कई और चीजें भी इस दौरान ईडी ने बरामद की। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बिहार की, जहां बिहार के बक्सर में ट्रेन पर पथराव, सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर पथराव की खबर है। बक्सर के चौसा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। दरअसल साप्ताहिक ट्रेन के नाराज यात्रियों ने पथराव किया और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पथराव के बाद शीशे यहां पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी कोच के शीशे टूट गए हैं। गर्मी से परेशान रेल यात्रियों नाराज हो गए और सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर पथराव शुरू कर दिया। गनीमत रही कि पथराव में किसी रेल यात्री को कोई चोट नहीं आई है। दरअसल बक्सर के चौसा रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन के नाराज यात्रियों ने सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर पथराव किया। रेल यात्रियों द्वारा पथराव के बाद सिकंदराबाद एक्सप्रेस के एसी कोच के 3 शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि हुबली से चलकर मुजफ्फरपुर जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को चौसा रेलवे स्टेशन पर रोककर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को आगे निकाला जा रहा था और गर्मी देखिए काफी ज्यादा, गर्मी से लोग परेशान थे और इसी की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली और पथराव किया गया। लेकिन देखिए जो लोग होते हैं इस तरह के, उनको ये सोचना होगा कि आपका किस तरह का बिहेवियर है या आप क्या कर रहे हैं। आप जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये संपत्ति आप ही के लिए होती है। इन ट्रेनों से आप ही सफ़र करते हैं और गर्मी क्योंकि इस वक्त पूरे देश में प्रचंड पड़ रही है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए थोड़ा इस तरह की जो हरकतें होती हैं उनसे बचना चाहिए। बढ़ते खबरों में आगे बात मुंबई की, जहां 3 भारतीय छात्रों के शव रूस से भारत ला गए हैं। 7 जून को वोल्खोव नदी में डूब गए थे ये सभी और अब देखिए छात्र के जो शव है वो भारत पहुंच चुके हैं। 7 जून की एक घटना है, बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीर निकलकर सामने आई। रंजना, 7 जून की घटना है। दरअसल ये जो तमाम छात्र हैं रूस की एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे और नदी किनारे ये लोग टहल रहे थे, तभी अचानक से पानी में उतर गए। अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर भी ये थे और अचानक से ये बहने लगे। बाद में स्थानीय लोगों की तरफ से मदद इन तक पहुँचाई गई। एक जो स्टूडेंट था उसको तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स जो 3 भारतीय थे उनको बचाया नहीं जा सका और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इनके शवों को बरामद किया गया। और आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से अब ये छात्रों के जो शव हैं ये रूस से भारत आए हैं। महाराष्ट्र के सभी रहने वाले। आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा अपार इस बार
सात समंदर पार से भक्त आए हैं। चार धाम के प्रति विदेशियों की आस्था बढ़ी है। अब तक दर्शन के लिए 20,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं। ये विदेशी लोग हैं। आप सोचिए, चार धाम उत्तराखंड में जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अभी तक तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के हर कोने से लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस बीच में बंद करने पड़े क्योंकि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अगर बात विदेशियों की करें तो किस तरीके से उनमें भी आस्था बढ़ी है, श्रद्धा बढ़ी है, और भारी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है जो विदेशी लोग हैं जो पहुंच रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि 20,000 रजिस्ट्रेशन दर्शन के लिए अब तक हुए हैं विदेश से। आगे बढ़ेंगे। पाक संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ हुई। सांसद बोले, हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा होगा? पाकिस्तान में भी भारत के निष्पक्ष चुनाव की जमकर प्रशंसा हुई। संसद में पाक के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पूछा सवाल, क्या पाकिस्तान में भारत की तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव है? इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी के साथ जैसे शानदार तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए, वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे इसको लेकर के काफ़ी प्रशंसा हुई है। कई कंट्रीज के जो प्रतिनिधि थे वो खुद इस दौरान भारत में मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा इसे केस स्टडी के तौर पर देखा और उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ भी की। अब इसकी गूंज पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में भी सुनाई देती है, जब वहाँ के सांसद सदन के भीतर बोलते हैं कि क्या हमारे देश में भी, क्योंकि पाकिस्तान का जब जिक्र होता है, वहाँ के जब चुनाव होते हैं तो ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें सेना की गठजोड़ की बात ना कही जाए। आपको याद होगा कि जिस तरीके से हाल में वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए, जो इमरान खान की पार्टी थी उसने कई सारे आरोप लगा दिए। उसने कहा कि कई सीट से जो कैंडिडेट्स उतरे थे उनको हार मिली थी, लेकिन बाद में उनको जिता दिया गया। तो इसको लेकर के भी काफ़ी सारे सवाल उठे थे। तो वहीं सांसद की तरफ से कहा गया, वो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में कभी इतनी पारदर्शिता नहीं रही। साथ ही साथ वो भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही, जो ये पूरा चुनाव रहा, उसको लेकर के उन्होंने प्रशंसा की और ये कहा कि भारत में बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव होते हैं। क्या हमारे देश में कभी ये संभव है? हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान का चुनाव किस तरीके से सवालों में घिर जाता है वो हमने हर बार देखा है। और इसी को लेकर के वहाँ पर संसद के भीतर भारतीय चुनाव की तारीफ हुई है। और अब बात फैक्ट फाइल की होगी। यादों में सुशांत सिंह राजपूत, टीवी सीरियल से लोकप्रियता उनको काफ़ी मिली। फिल्म काईपोची से करियर की शुरुआत उनकी हुई। छिछेरो मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। MS धोनी, केदारनाथ जैसी हिट फिल्में उनके नाम रही। करियर में 11 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। सुशांत सिंह राजपूत ने जब दुनिया को अलविदा कहा था, हर किसी की आंखें नम हो गई। एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जो कि पूरी तरीके से गुम हो गया। अभी भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत को लोग उनके अभिनय के लिए हमेशा याद करते रहेंगे।